चलिए आगे बढ़ते हैं। कल कहाँ तक कर लिया था हमने? yesterday we have done up till where? ये भी हो गया था मेरे ख्याल से। ये मेरे ख्याल से लास्ट प्रॉब्लम थी। दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम। दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम। ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम था। तो 90th तक हमने कर लिया था। अब टिल 90th प्रॉब्लम वी हैव डन। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सो विल कंटिन्यू। देखिए क्या है आगे। 90th कर लिया था हमने। अब टिल 90th वी हैव डन। उसके आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आज फिर से टारगेट है 25-30 सवाल करते हैं। 25 to 30 problems we'll be discussing today. तो पैलेट बोर्ड इज यूज्ड। पैलेट बोर्ड यूज करते हैं किसके लिए? अच्छा, तो पैलेट बोर्ड होता क्या है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज पैलेट बोर्ड? पहले तो ये समझ लेते हैं कि पैलेट बोर्ड होती क्या है, फिर उसके बाद उसका यूज देख लेंगे। देन विल सी द यूज। सो पैलेट बोर्ड होता है हमारा एक फ्लैट सरफेस। तो पैलेट बोर्ड इज नथिंग, इट इज अ फ्लैट सरफेस विच कैन बी यूज्ड फॉर सपोर्टिंग द गुड्स और ब्रेक। तो एक फ्लैट सरफेस होता है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं गुड्स के लिए। So it is a flat surface which can be used to provide the stability for either bricks or for any of the good, किसी भी मटेरियल के लिए। तो किसी भी मटेरियल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने नीचे क्या लगा दो? पैलेट बोर्ड लगा दो। तो हम इस पैलेट बोर्ड की मदद से क्या कर सकते हैं? मोल्डिंग कर सकते हैं ब्रिक की। तो ये बोर्ड के ऊपर क्या की जाती है? मोल्डिंग की जाती है। मोल्डिंग करने के भी दो तरीके होते हैं। मोल्डिंग करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक हैंड मोल्डिंग है और दूसरी है मशीन मोल्डिंग। सो दूसरी है मशीन मोल्डिंग। So pallet board can be used to provide the surface, smooth surface or plain surface, which will impart the stability to any of the material. Here it can be used to carry out the molding of the bricks. यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ब्रिक्स की मोल्डिंग करने के लिए। क्लियर है? क्लियर है? शैल वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हेन फ्लैट लाइम इज स्लेक्ड इट्स वॉल्यूम। जब फ्लैट लाइम की स्लेकिंग होती है इसका वॉल्यूम डायरेक्टली सवाल उसमें से ही है। डायरेक्टली दी प्रॉब्लम इज फ्रॉम वेयर? डायरेक्टली प्रॉब्लम इज फ्रॉम नोट्स। तो फैट लाइम क्या होता है? फैट लाइम बोल दो, प्योर लाइम बोल दो, रिच लाइम बोल दो, एक ही बात है। तो फैट लाइम जिसकी परसेंटेज प्यूरिटी बहुत ज़्यादा होती है, परसेंटेज प्यूरिटी इज वेरी हाई, मोर देन 95%। तो इस रिएक्शन को भी क्या बोलते हैं हम? कि हमारा जो फैट लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है पानी के साथ। इस रिएक्शन के अलग अलग नाम बता रखे हैं आपको। दिस इज टर्म्ड एज हाइड्रेशन, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्लेकिंग। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और साथ में क्या होती है? So it leads to the formation of calcium hydroxide। साथ में हीट रिवॉल्व होती है। So साथ में हीट इवॉल्व होती है। So heat is being evolved। तो ये स्लेकिंग के टाइम पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है? 2 से 2.5 गुना। So its volume is increased by 2 to 2.5 times। So 2 से 2.5 गुना वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है। क्लियर है? तो उसको स्लेकिंग भी बोला जाता है। ये लाइन कौन सी है हमारी? क्विक लाइन है। दिस इज क्विक लाइन, दिस इज स्लेक्ड लाइन। इसको स्लेक्ड लाइन बोला जाता है। दिस इज टर्म्ड एज स्लेक्ड लाइन। तो ये पूरी रिएक्शंस करवा रखी है मैंने आपको। आई हैव डिस्कस दिस रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग द वाटर टू द क्विक लाइम इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रेटेड लाइम। देखो अभी पीछे रिएक्शन लिखवाई है, यही तो है रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ एडिंग द वाटर टू द क्विक लाइम एंड कन्वर्टिंग इट इनटू, उसको हाइड्रेटेड लाइम भी बोला जाता है। तो इसका दूसरा नाम है हाइड्रेटेड लाइम। इसका एक और नाम है मिल्क ऑफ लाइम। सो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज मिल्क ऑफ लाइम। तो एक ही चीज के अलग अलग नाम है, स्लेक्ड लाइम, हाइड्रेटेड लाइम, मिल्क ऑफ लाइम। So the process of adding the water to the quicklime in order to convert it into hydrated lime is known as what? Is termed as, दोनों ऑप्शन सही हैं, हाइड्रेशन भी सही है, स्लेकिंग भी सही है। बोथ दी ऑप्शंस आर करेक्ट। अभी पीछे लिखा है इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? हाइड्रेशन भी बोला जाता है, स्लेकिंग भी बोला जाता है। तो स्लेकिंग मार्क कर देंगे। हाइड्रेशन तो एक कॉमन टर्म है। तो एनी रिएक्शन विद वाटर इज टर्म्ड एज हाइड्रेशन।
किसी की भी रिएक्शन पानी के साथ हाइड्रेशन कहलाती है, यहाँ पे स्लेकिंग बोल दी जाएगी। बाकी कंसेप्चुअली दोनों बातें सही हैं, कंसेप्चुअली बोथ आर करेक्ट। कैल्सिनेशन का मतलब बता रखा है। कैल्सिनेशन मीन्स व्हाट? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ओर अप टू द रेडनेस। So the process of heating an ore up to the redness is known as calcination. इसको calcination बोला जाता है। So this is termed as calcination. तो एक तरीका है किसका? It's the method to obtain the lime. तरीका है lime को obtain करने का। Clear है? Any of the point to be referred from this for anyone? चलो नेक्स्ट, क्वेंचिंग। क्वेंचिंग यूज होती है मेटल के लिए। मेटल के लिए ट्रीटमेंट है, हीट ट्रीटमेंट होती है मेटल के ऊपर। ये आपको बताई थी मैंने सील के अंदर। तो ये क्वेंचिंग तो हीट ट्रीटमेंट होती है मेटल के ऊपर। मेटल को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, फिर रैपिडली कूल कर दिया जाता है। सो इट्स द टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट। इसका लाइम से कोई लेने देना नहीं है, इट इज नथिंग टू डू विद द लाइम। तो ट्रीटमेंट होता है मेटल का, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल। तो चारों ऑप्शन ही क्लियर कर दें। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू सो विल कंटिन्यू नाउ। रोटेटरी क्लेन यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट रोटेट्स एट द स्पीड ऑफ। तो जो रोटेटरी क्लेन यूज करते हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कितनी स्पीड से रोटेट करती है? सो रोटेट्स एट द स्पीड ऑफ, सो इट रोटेट्स एट द स्पीड ऑफ 1 to 2 आरपीएम। तो 1 to 2 रेवोल्यूशंस पर मिनट है। सो 1 to 2 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो जो रोटेटरी क्लेन होती है उसका डायमीटर जो होता है, द डाया ऑफ द रोटेटरी क्लेन, सो डाया ऑफ द रोटेटरी क्लेन वेरीज इन द रेंज ऑफ 2.5 to 3 मीटर। उसकी जो लेंथ होती है, सो लेंथ वेरीज इन द रेंज ऑफ 9 to 12 मीटर। और जो आरपीएम होती है 1 to 2 आरपीएम होती है। तो ए ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। चले आगे। तो सारे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सवाल ही पूछे हुए इसमें भी। फाइननेस मॉडुलस, बीएमसी का सवाल। क्या होता है फाइननेस मॉडुलस? फाइननेस मॉडुलस इज डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ, सो एग्रीगेट ऑफ cumulative percentage of particle retained over different seals. It is defined as aggregate of what? Sorry, page add हो गया। So fineness modulus पेन चाहिए थी। So it is defined as aggregate of cumulative percentage of the particles retained, cumulative percentage of the particles retained over sieve, over sieve ranging from where to where? 80 mm to 150 micron। कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? 80 mm से लेके 150 माइक्रोन तक। डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट विच इज टेकन टू बी 100। इसको डिवाइड कर देते हैं कांस्टेंट से जिसको 100 दिया जाता है। क्या जानकारी देती है फाइननेस मॉडुलस? जैसे सपोज फाइननेस मॉडुलस निकल के आया 2, फाइननेस मॉडुलस अगर 2 निकल के आया, इसका मतलब ये हुआ 150 माइक्रोन, फिर इसके ऊपर वाली है 300 माइक्रोन की सीव। अगर फाइननेस मॉडुलस 2 निकल के आया, इसका मतलब नीचे से जो दूसरी सीव है ये एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगी। नीचे से जो दूसरी सीव है ये एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करके देगी। तो ये इंडेक्स है किसका? विच गिव्स द मीन साइज ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है? तो 300 माइक्रो। तो ये हमारा फाइननेस मॉडुलस होता है, दिस इज हमारा फाइननेस मॉडुलस। तो सीव का ऑर्डर ध्यान रखना, 150 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 600 माइक्रोन एंड सो ऑन। 80 mm तक जाती है ये, इट गोस अप टू 80 mm। नोट कर लिया सबने?
हैज एवरीवन नोटेड? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैच लिस्ट 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below the list. पार्ट ऑफ एक्सोजिनस ट्रीज, दूसरा है उसका कैरेक्टर। ठीक है, पार्ट क्या है? कैम्बियम लेयर है, पिथ है, हार्टवुड है, सैपवुड है। सबसे पहले क्या आती है? पिथ, फॉलोड बाय हार्टवुड, फॉलोड बाय सैपवुड, फॉलोड बाय कैम्बियम लेयर। तो फॉलोड बाय कैम्बियम लेयर, यही है हमारी कहानी। चलो अब देखते हैं। तो कैम्बियम लेयर क्या होती है? कैम्बियम लेयर इट इज अ थिन लेयर ऑफ फ्रेश सैप। थिन लेयर होती है लास्ट में फ्रेश सैप की। देन पिथ क्या होता है हमारा? पिथ 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 हमारी है इनर मोस्ट पोर्शन। तो पिथ है हमारा इनर मोस्ट पोर्शन। हार्टवुड क्या है? पोर्शन सराउंडिंग द पिथ। सैपवुड क्या है हमारा? सैपवुड हमारी यंगेस्ट लेयर है। तो सैपवुड इज अवर यंगेस्ट लेयर। तो ये निकल के आ गया सवाल। देखो आंसर क्या मैच कर रहा है। बी, ए का पेपर 4 डाला। किसका था आज? डी ट्रिपल एस बी का। बढ़िया है 4 डाला तो। जीपीएससी का कैसा आया था पेपर? पेपर शेयर कर देना, उसका ग्रुप पे डाल देना पेपर, या मेरे को भेज देना। मेरे को भेज देना पेपर, या तो ग्रुप पे डाल देना या पर्सनली भेज देना। उसके सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे। विल डिस्कस द सॉल्यूशन। मीडियम लेवल था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। By calcining and smelting iron ores, a crude and impure form of the iron is obtained. ये तो कल भी आया था सवाल, ये प्रॉब्लम तो कल भी आई थी। So by calcining and smelting of the iron ore, the crude and the impure form of the iron obtained is, क्या बोलते हैं इसे? It is termed as pig iron। इसको पिग आयरन बोला जाता है। डी ट्रिपल एस भी हो गया आज। कैसा हुआ डी ट्रिपल एस भी? कैसा था? एसएससी जेई का मेंस भी हो गया। अच्छा, सारे ही हो गए। तो एसएससी जेई का मेंस भी हो गया, डी ट्रिपल एस भी हो गया। बहुत बढ़िया। सारे पेपर शेयर कर देना। सारे पेपर शेयर कर देना, उसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे हम। विल ड्रॉ द सॉल्यूशन फॉर दैट। चलो देखो आगे क्या। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाई ड्यूटी ब्रिक्स शुड नॉट बी मोर देन, ये भी करा रखा है मैंने आपको। दिस इज ऑल्सो बीन डिस्कस। जो हमारी हाई ड्यूटी या हैवी ड्यूटी ब्रिक्स होती हैं, इनकी दो क्लास होती हैं, क्लास 40, क्लास 45। क्लास 40 की स्ट्रेंथ कितनी होती है? 40 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। और 45 की स्ट्रेंथ कितनी होती है? 45 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हाई ड्यूटी ब्रिक्स और हैवी ड्यूटी ब्रिक्स शुड नॉट बी मोर देन व्हाट? 40। 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बार का बचा हुआ है सर अभी, डीएफसीसीएल का भी। बार का तो बेटा पेपर ही आउट नहीं होता ना, पेपर मिलते नहीं तो वो भी करा देता, उसमें क्या दिक्कत है? बार का पेपर देते नहीं है बाहर, वो ऑनलाइन होता है, तो इसलिए उसके फिर सॉल्यूशन में दिक्कत होती है। 45 होना चाहिए बेटा, ऑप्शन में ही नहीं है 45 तो। चलो आगे बढ़ते हैं। If f is the focal length and I is the stadia hair interval, if f is the focal length, I is the stadia hair interval and d is the distance between the optical center of the lens and multiplying constant, the multiplying constant, ये क्या सवाल पूछा है? ये भी खूब बार किया हुआ है। दिस इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस। तो टैक्योमीटर में डिस्टेंस कितनी होती है? के एस प्लस सी। ये क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट। मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट विच इज इक्वल टू एफ बाय आई। ये क्या होती है? एडिटिव कांस्टेंट। एडिटिव कांस्टेंट इज इक्वल टू एफ प्लस डी। दिस इज इक्वल टू एफ प्लस डी। तो ये पूछ रहा है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या है हमारा? एफ बाय आई। गुरुजी यूपीपीएससी, ये बंद कर दूं? यूपीपीएससी का करा दो, ये पेपर पहले है, ये बंद कर दूं? तो बोला सारे करा दूंगा, काहे इतना परेशान होते हो? मेरे को तो ये सब
और यूपीपीएससी के एई में ऐसा क्या लड्डू मिल जाएगा तुम्हें, उसमें ऐसा क्या लड्डू मिल जाएगा भैया, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं बस सवालों की, वही सवाल तो दोबारा आने से नहीं रहे। चलो एक बार बोल दिया भैया सारे करा दूंगा, फिर सर ये भी करा दो, सर एमपीपीएससी भी करा दो, सर ये भी करा दो। मतलब इतने देख रहा है इंसान कि भैया सब कुछ करा देता है। कितने करा दिए अभी तक, DSSS भी करा दिया भैया, हिमाचल का करा दिया, गुजरात का करा दिया, DFCIL का करा दिया, बीपीएससी स्टार्ट करा दिया, तो भाई बाकी भी करा ही दूंगा ना, जिसका जब पेपर होगा अपने आप करा दूंगा। सर यूपीपीएससी भी करा दो सर। So in a tachymetry, if the intercept taken on a vertical held staff is inclined to Q, inclination Q to the horizontal distance is। अब देखो, या तो ये एक्सप्रेशन याद हो आपको, आइदर यू शुड नो द एक्सप्रेशन या फिर डिराइव कर लो। तो या तो हमें ये एक्सप्रेशन पता हो सीधा, तो आइदर वी शुड नो द एक्सप्रेशन। इंक्लिनेशन पे रखा हुआ है, ये इंक्लिनेशन पे रखा हुआ है, ये हमारी स्टाफ इंटरसेप्ट है। स्टाफ इंटरसेप्ट इंक्लिनेशन एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज गिवन टू बी क्यू, तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखी है क्यू, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्यू है, ये हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट है एस, दिस इज अवर स्टाफ इंटरसेप्ट एस। सो आइदर यू शुड नो द रिलेशनशिप, या तो आपको रिलेशनशिप पता हो, नहीं है रिलेशनशिप पता तो डिराइव कर सकते हो। अभी डिराइव करने बैठूंगा तो हो सकता है कईयों के होश उड़ जाए, याद ही, हाँ तो वही कह रहा हूँ, मैं डिराइव करने बैठूंगा बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया, और जब डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखूंगा तो हाँ सर ये एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेशन होता है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख देंगे तो। सो डी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी किसके बराबर होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी कैन बी रिटन एज, सो डी हमारा होता है KS cos थीटा प्लस C cos थीटा। सो दिस इज KS cos स्क्वायर थीटा प्लस C cos थीटा। यहाँ थीटा की जगह क्या है, यहाँ थीटा की जगह है Q, सो cos स्क्वायर Q प्लस C cos Q। आंसर इज C, आंसर हमारा C है। नोट कर लिया सबने, हैज एवरीवन नोटेड? चलो हो गया। देखो अगला सवाल, रेफर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। In external focusing telescope with an analytic lens for tachymetric survey, the additive constant is, अभी करके आए पीछे, additive constant, ये हमारा additive constant कितना बना देते हैं इसको, we make this additive constant to be how much, 0, और multiplication constant को कितना बना देते हैं, 100, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो एनालिटिकल लेंस के अंदर एडिटिव कांस्टेंट को 0 कर देते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है उसको 100 बना देते हैं, तो फिर डी कितनी आ जाती है, डी हमारी आ जाती है 100s। एस क्या है, स्टाफ इंटरसेप्ट, तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है इससे, हमारी कैलकुलेशन इज कंपैरेटिवली सिंप्लीफाइड। एडिटिव 100 भैया, एडिटिव 100 नहीं होता है, एडिटिव 0 होता है, वो एडिटिव को 0 बना रहा है। मल्टीप्लिकेटिव 100 होता है, एडिटिव 0 होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। In a sag curve, a minimum of stoppage distance is determined with an assumption of headlight at an इतना डिग्री and beam tilted upward। ठीक है, तो हेडलाइट की साइज पूछ रहा है आपसे, कितनी हाइट पे होती है और कितने डिग्री आप अपवर्ड एंगल बनाते हो। तो सवाल है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी है, ये हेडलाइट है, तो ये हेडलाइट है। तो एक तो हेडलाइट की हाइट कितनी मानते हो आप, तो हेडलाइट की हम हाइट मानते हैं 0.75 मीटर।
तो हेडलाइट की हम हाइट मानते हैं, इसके अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है। हेडलाइट की हाइट मानते हैं 0.75 मीटर, एंगल लेके चलते हैं 1 डिग्री का, और जो अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है इसकी हाइट कितनी मानते हैं? अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है इसकी हाइट कितनी मानते हैं? 1.2 मीटर। आगे जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसकी हाइट कितनी मानते हैं? 0.15 मीटर। तो इसका आंसर तो डी है। बाकी सारी जानकारी भी दे दी आपको। रेस्ट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन टू यू। बाकी इंफॉर्मेशन भी दे दी आपको। क्लियर है? हम्म। तो ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट भी आ गई, ड्राइवर की हाइट भी आ गई, हेडलाइट की हाइट भी आ गई, और बीम का इंक्लिनेशन भी आ गया। इंक्लिनेशन ऑफ द बीम इज ऑल्सो देयर। पीछे था क्या कोई सवाल? 102। ये क्या था? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list. List 1 GTS benchmark, permanent benchmark, arbitrary benchmark, temporary benchmark. अच्छा, बेंचमार्क की कहानी पूछ रहा है आपसे, अलग अलग टाइप के बेंचमार्क पूछ रहा है। जीटीएस बेंचमार्क। जीटीएस बेंचमार्क है हमारी जो सर्वे ऑफ इंडिया बेंचमार्क बनाती है, स्टैंडर्ड है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। परमानेंट बेंचमार्क, जीटीएस का मतलब क्या? ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे। तो जीटीएस का मतलब क्या होता है? ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे। फिर परमानेंट बेंचमार्क कौन लगाती है? स्टेट पीडब्ल्यूडी लगाती है। आर्बिट्री बेंचमार्क कौन लगाती है? हम लगाते हैं, सर्वे टीम एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। टेम्परेरी बेंचमार्क जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो वो टेम्परेरी बेंचमार्क होता है, दैट इज टेम्परेरी बेंचमार्क। क्या ऑप्शन निकल के आ रहा है? आंसर कम्स आउट टू बी डी। सो आंसर हमारा डी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। If the coordinates of the station A, B, C, D are x1, y1, x2, y2, x3, y3 and x4, y4, what is the area ABCD? तो अगेन स्टैंडर्ड सर्वेइंग का सवाल है, पर स्टैंडर्ड है, खुद बता सकते हो। तो बोल रहा है कि एरिया है हमारे फिगर का निकालना, और कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको। कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू यू। तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, तो आपको एरिया निकालना है, निकाल सकते हो एरिया। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका बता सकता हूँ एक मैं आपको, हाउ टू रिमेंबर दिस। उसका एक बहुत ही आसान तरीका है। लेट सपोज ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए 4 पॉइंट्स के, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। अगर आपको एरिया निकालना है इसका, कितना एरिया होगा इसका, तो एरिया ऑफ दिस फिगर इज गिवन बाय हाफ। कहीं से भी स्टार्ट कर लो, मैंने y1 से स्टार्ट किया। जब y1 से स्टार्ट किया, इसके बाद क्या करना है, इसके जो आगे पीछे वाले x हैं उसको मल्टीप्लाई करना है। इसके जो आगे पीछे वाले x हैं उसको मल्टीप्लाई करना है, और पहले वाला x पहले मल्टीप्लाई होगा, बाद वाला x बाद में होगा। तो इसका मतलब y1 के साथ मैंने लिखा x4 माइनस x2। देखना, 1 पॉइंट से पहले कौन सा पॉइंट है? डी पॉइंट। इसका क्या लिखा? x4, और इसके आगे वाले का क्या लिख दिया? x2। फिर आगे बढ़े y2। अब y2 से पहले क्या था? y2 से पहले था x1, और y2 के बाद क्या है? x3। फिर आगे बढ़े y3 इससे पहले क्या है हमारा? x2, इसके बाद क्या है? x4। फिर आगे बढ़े y4 इससे पहले क्या है? x3, इसके बाद क्या है? x1। ये एरिया निकल के आ गया। क्लियर है पूरी कहानी?
शैल वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट, स्पायर टेस्ट is to check which of the following permanent adjustment of the theodolite। अच्छा, स्पायर टेस्ट करते हैं कौन सा परमानेंट एडजस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, तो स्पायर टेस्ट, तो दिस टेस्ट इज बीइंग कैरिड आउट to remove the error due to non-perpendicularity of the horizontal axis with the vertical axis। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मुझे परपेंडिकुलर बनाना है वर्टिकल एक्सिस से। इसके लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसको हम क्या करते हैं, स्पायर टेस्ट करते हैं। तो पर्पस ऑफ द स्पायर टेस्ट इज टू एनालाइज द नॉन परपेंडिकुलरिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद द वर्टिकल एक्सिस। सो आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट, बी आंसर हमारा भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड सवाल। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। A theodolite is considered to be in proper condition if the axis of the plate is perpendicular to the vertical axis, if the Turnian axis is perpendicular to the vertical axis, if the axis of the altitude level is parallel to the line of collimation। सारी बातें सही हैं, all the statements are correct। So a theodolite is considered to be in proper condition if axis of the plate is perpendicular to the vertical axis, होना चाहिए। Turnian axis is perpendicular to the vertical axis, एक्सिस ऑफ द एल्टीट्यूड लेवल इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन। सारी बात वैलिड होनी चाहिए हमारे थियोडोलाइट के लिए। ऑल द स्टेटमेंट्स शुड बी वैलिड फॉर थियोडोलाइट। क्लियर है? शैल वी कंटिन्यू? सो टर्नियन एक्सिस क्या होती है हमारी, ऑब्जेक्टिव और आईपीस से पास होने वाली जो लाइन होती है उसे बोलते हैं टर्नियन एक्सिस। तो टर्नियन एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर होने चाहिए, दे मस्ट बी परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं होती है, अलग अलग है, डिफरेंट है दोनों। नोट्स उठा के देखो, सारी एक्सेस करा रखी है। 5 तरह की एक्सेस होती है, 5 एक्सेस करा रखी है। 5 टाइप्स ऑफ एक्सेस वी हैव डिस्कस्ड। 5 एक्सेस कराई है, 5 का सिग्निफिकेंस बताया हुआ है। पिक अप द करेक्ट फीचर ऑफ द एक्सीडेंटल एरर इन सर्वेइंग। पिक अप द फीचर ऑफ द एक्सीडेंटल एरर। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर आ गया, मिस्टेक आ गया, एक्सीडेंटल एरर आ गई। एक्सीडेंटल एरर वो है जो मिस्टेक और सिस्टमेटिक एरर के बाद बच जाती है। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर विल अकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्मॉल एरर अकर विद मोर फ्रीक्वेंट। ठीक है, लार्ज एरर डू नॉट अकर। सो लार्ज एरर डू नॉट अकर, लार्ज एरर डू नॉट अकर। अब आखिरी वाली स्टेटमेंट गलत है, लार्ज एरर अकर विद लेस फ्रीक्वेंसी, ये होना चाहिए अकर विद लेस फ्रीक्वेंसी। सो अकर विद लेस फ्रीक्वेंसी। अब ये बात सही है बिल्कुल, तो मैंने आपको बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिख के दी है। पॉजिटिव और नेगेटिव एरर विल अकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एरर अकर मोर फ्रीक्वेंटली, लार्ज एरर अकर लेस फ्रीक्वेंटली। पर क्योंकि इसमें ए और बी नाम की कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हम डी मार्क करेंगे। तो पर आखिरी वाली स्टेटमेंट गलत है। जैसे बोला लार्ज एरर डू नॉट अकर, लार्ज एरर अकर करते हैं पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। फ्रीक्वेंसी इज लेस, फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली कम है। क्लियर है? शैल वी कंटिन्यू? चलो देखिए, a reading taken from an instrument station on a benchmark 100 मीटर की आरएल है इज 1.2। तो ये हमारा बेंचमार्क है 100 मीटर का, इसके ऊपर रीडिंग ली हमने 1.2 मीटर की। ये हमारा स्टेशन है, तो यहाँ पर रीडिंग ली 1.2 मीटर की। तो हमारा जो लाइन ऑफ साइट है वो कितना आ गया,
101.2. The reading taken on the next station is 1.7. So reading taken on the next station is 1.7. तो ये 101.2, तो बोलते हैं RL बता दो इसकी कितनी है. 101.2 माइनस 1.7 कितनी आ रही है? तो कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 99.5. यही है मेरे ख्याल से. सो 99.5. सो आंसर इज सी. आंसर हमारा सी है. चलो आगे बढ़ते हैं. An imaginary line joining the point of intersection of the crosshair of the diaphragm and the optical center. ये देखो आ गई लाइन ऑफ कॉलिमेशन. पीछे कोई बोल रहा था हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है, क्या बोला था? नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सेस. यही चीज बताई थी अभी. किसी ने पूछा था, को डायग्राम भी बना रखा है. ये रहा डायग्राम बना रखा. So line of collimation is not horizontal axis. So imaginary line joining the point of intersection of the crosshair of the diaphragm and the optical center of the object glass is termed as line of collimation. इसको line of collimation बोला जाता है. तो अलग होती है horizontal axis. Horizontal axis क्या होती है? Horizontal axis को और क्या बोला जाता है? Transverse axis भी बोला जाता है. So horizontal axis में also be termed as transverse axis. तो horizontal axis को transverse axis भी बोला जाता है. So answer is C. चलो आगे बढ़ते हैं. The minor instrument used not only to take horizontal side but also the inclined side. अच्छा, ये horizontal side के साथ साथ inclined side भी ले लेता है. क्या बोलते हैं इसे? It is termed as clinometer. So clinometer horizontal side के साथ साथ inclined side भी ले सकता है. इसको clinometer बोला जाता है. Sextant क्या होता है? Sextant क्या होती है? Sextant क्या होती है? What is sextant? ये डबली रिफ्लेक्टिंग नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट होता है. तो नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट होती है ये. So sextant is a navigation instrument. So it is our navigation instrument. Then पेंटोग्राफ. ये तो पहले भी किया था हमने पेंटोग्राफ. इसका काम क्या होता है? प्लान को इनलार्ज करना या रिड्यूस करना. प्लान को इनलार्ज करना या रिड्यूस करना. प्लानीमीटर एरिया मेजर करना. तो एरिया की मेजरमेंट करना. So planimeter measures the area. इरेगुलर एरिया, कोई सा भी एरिया मेजर कर सकता है. इरेगुलर हो रेगुलर हो, दोनों एरिया मेजर कर लेगा. चलो आगे बढ़ते हैं. बहुत हो गया. खत्म आपकी सर्वे. सर्वे इज फिनिश्ड. क्या स्टार्ट हो गई अब? एनवायरमेंट. विच वन इज नॉट द इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन द वाटर? रेड कलर कॉज करेगा, हार्डनेस कॉज करेगा, मल्टीवेलेंट कैटायन है, तो आयरन रेड कलर का होता है. सो इंक्रीज द हार्डनेस, दोनों ऑप्शन आ गए. सो इंक्रीज द हार्डनेस दोनों ऑप्शन है, सही बात है. तो रेड कलर देगा, हार्डनेस देगा, हार्डनेस देगा, कॉज टॉक्सिक इफेक्ट. तो टॉक्सिक इफेक्ट नहीं देता. तो बोल रहा है इसमें से कौन सा इफेक्ट नहीं है आयरन ऑक्साइड का? तो ये टॉक्सिक इफेक्ट नहीं देता. इट डज नॉट गिव टॉक्सिक इफेक्ट. सो विच वन इज नॉट द इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस? नॉट बोला है उसने, ए मत करके आ जाना वहां पे. चले चलो. कलर ऑफ द वाटर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ट्रू कलर यूनिट. स्केल कौन सी होती है? प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल. स्केल इज व्हाट? प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल. सिलिका स्केल, प्लैटिनम कोबाल्ट. सिलिका स्केल तो हम यूज करते हैं टर्बिटी बताने के लिए. टॉक्सिक इफेक्ट क्यों नहीं देता? क्योंकि प्रॉपर्टी है उसकी. भैया हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है वो. So color is measured in platinum cobalt scale. चलें आगे. Shall we continue?
हाँ प्लैटिनम कोबाल्ट, इसका यूनिट क्या होता है? TCU होता है, यूनिट इज TCU, सो यूनिट इज TCU। TOC नहीं होता बेटा, TCU होता है, TON होता है, टेस्ट एंड ऑर्डर का, वो यूनिट इज TCU, TON होता है टेस्ट एंड ऑर्डर का, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल टोटल सॉलिड कंटेंट इन द वाटर, मैक्सिमम permissible total solid content in the water for domestic purpose, maximum permissible total solid content 500 ppm as per your GOI manual, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के हिसाब से इट इज 500 ppm, 500 ppm है। so as per your GOI manual it is 500 ppm। टोटल सॉलिड कंटेंट है, TDS मत कर देना इसको, इट इज टोटल सॉलिड कंटेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो, 10 मिनट बचे हैं। Match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below the list. Bulky floating and suspended particle type of impurity process used for removal, कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं रिमूवल के लिए? तो बल्की फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड पार्टिकल स्क्रीनिंग से हटाएंगे। ऑयल एंड ग्रीस, स्किमिंग टैंक, बायोलॉजिकल ग्रोथ, केमिकल फ्लोकुलेशन, फ्लोटिंग टैंक, तो फ्लोटिंग टैंक आ गया, स्किमिंग टैंक बोल दो, फ्लोटेशन टैंक बोल दो। सस्पेंडेड पार्टिकल किससे हटेगा? केमिकल फ्लोकुलेशन से। कोलॉइडल एंड डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर किससे हटेगी? बायोलॉजिकल ग्रोथ से। आंसर क्या निकल के आया? व्हाट द आंसर कमिंग आउट? मैच कराओ, क्या आंसर आ रहा है? तो ए का 2, तो ए का 2, बी का 1, बी का 1, सो आंसर इज डी। बी का 1 आ गया, आंसर डी, सो आंसर इज डी। सो आंसर कम्स आउट टू बी डी। चलो आगे बढ़ते हैं। टू सर्व एज मेन लेड ऑन ब्रिज आइडियली सूटेड पाइप्स आर, अच्छा बोलते हैं कौन सी पाइप हम ब्रिज के ऊपर ले कर सकते हैं? ब्रिज के ऊपर वाइब्रेशंस होती हैं, तो ब्रिज के ऊपर वाइब्रेशंस होती हैं, ध्यान रखना इसका। तो जो जॉइंट है वो लूज हो जाते हैं, क्रैक डेवलप हो जाता है पाइप के अंदर, तो क्रैक डेवलप हो जाता है, ब्रिटल पाइप यूज नहीं कर पाएंगे, तो ब्रिटल पाइप विल नॉट बी यूज्ड। तो ब्रिटल पाइप यूज नहीं होंगे तो किसको यूज करेंगे हम? फिर स्टील पाइप को यूज करेंगे, सारी ब्रिटल है, कास्ट आयरन रॉड और सीमेंट कंक्रीट। तो ब्रिज के ऊपर क्योंकि वाइब्रेशंस होती हैं, एक तो जॉइंट लूज हो जाते हैं, दूसरा ब्रिटल पाइप में क्रैक डेवलप होने की टेंडेंसी रहती है। सो हेंस वी टेक द हेल्प ऑफ व्हाट? स्टील पाइप्स, इसलिए स्टील पाइप्स की मदद ली जाती है। Which one of the following is not the formula to find the head loss of friction in the flow through pipes? कौन सा फॉर्मूला नहीं है हेड लॉस निकालने का? तो कौन सा फॉर्मूला नहीं है? डार्सी वेबेक फॉर्मूला है, हेजन विलियम फॉर्मूला है, मैनिंग्स फॉर्मूला है। डार्सी वेबेक फॉर्मूला, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन FL_V²/2GD। हेजन विलियम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, सो हेजन विलियम फॉर्मूला इट इज ऑल्सो नोन टू अस, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकाला जा सकता है इससे भी। इसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखो, हेड लॉस निकल के आ जाएगी। मैनिंग्स एक्सप्रेशन भी पता है आपको, तो कौन सा फॉर्मूला नहीं है हेड लॉस निकालने का? ली फॉर्मूला नहीं है हमारा हेड लॉस निकालने का, इट इज नॉट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हेड लॉस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है? 1.22 स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। ड्रेन वॉल एंड स्काउर वॉल इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर प्रोवाइडेड, अगेन डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स, आपके नोट्स में थे सवाल। बोलते हैं ड्रेन वॉल या स्काउर वॉल कहाँ लगाएंगे हम पाइप के अंदर? ऑब्वियसली सबसे नीचे वाले पॉइंट पे लगाएंगे। क्यों लगाएंगे नीचे वाले पॉइंट पे? ताकि जो पानी है वो दोनों तरफ से ड्रेन हो जाए अपने वेट की वजह से, सो दैट इट इज केपेबल ऑफ ड्रेनिंग फ्रॉम आइदर साइड ड्यू टू इट्स वेट। तो कहाँ लगाया जाएगा? लो एंड पे लगाया जाएगा, सो विल बी प्रोवाइडेड एट द लो एंड। क्लियर है? The dose of the copper sulfate in water treatment plant
अगेन डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स, कॉपर सल्फेट क्यों हटाते हैं? इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एल्गीसाइडल प्रॉपर्टी है। तो कॉपर सल्फेट क्या करता है? एल्गी को हटाता है, तो इसके पास एल्गीसाइडल प्रॉपर्टी होती है। कहाँ ऐड करते हैं इसको? इसको ऐड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। So it is added during in the distribution system, तो उसको ऐड किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, डोज कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? 0.5 0.6 मिलीग्राम पर लीटर होती है। तो 0.5 0.6 पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज मैचिंग। मोस्टली सारे सवाल नोट्स में से मिल गया है आप, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स। चलो, अ फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डैश in water is beneficial. So fluoride concentration of dash in water is beneficial for the prevention of dental cavities. So fluoride up to 1 milligram per liter. तो fluoride up to 1 milligram per liter is required. 1 milligram per liter की fluoride चाहिए होती है। So answer is what? Answer is B. 0.7 से लेके 1.2। तो 1 milligram per liter के आसपास की हमें क्या चाहिए होती है? So nearby to 1 milligram per liter we require what? Fluoride in water. So 0.7 to 1.2 milligram per liter. Next, most commonly used sewer under culvert. Most commonly used sewer under culvert. Most commonly used sewer कौन सा है हमारा? सर्कुलर सीवर। Why sewers are designed to be circular? क्यों सीवर को डिजाइन करते हैं सर्कुलर? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, एक तो हाइड्रोलिकली एफिशिएंट सेक्शन है, सेम एरिया के लिए, सेम एरिया के लिए या जो आप बोल सकते हो उसकी पेरीमीटर सबसे कम निकल के आती है। तो सेम एरिया के लिए पेरीमीटर सबसे कम निकल के आ जाएगी, तो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, देन मैन्युफैक्चरिंग आसान हो जाती है, और सबसे बड़ा एडवांटेज फ्लक्चुएशंस क्या होती है इसके अंदर? कम होती है। फ्लक्चुएशंस इन सर्कुलर सेक्शन इन वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज इज लीस्ट अमंग्स ऑल दी सेक्शन, इसीलिए हम सर्कुलर सीवर प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम डिस्चार्ज नहीं होता है, फ्लक्चुएशन मिनिमम होती है इसके अंदर। डिस्चार्ज को मत मैक्सिमम करे आना, फ्लक्चुएशन इज मिनिमम। काफी सवाल कर लिया आज हमने, 30 सवाल निपटा दिए, 91 से स्टार्ट किए थे, बढ़िया स्पीड। 91 से स्टार्ट किया, 121 पे आ गए। ठीक है, आखिरी सवाल है। The efficiency, disinfection efficiency of the chlorine treatment plant is not dependent upon pH value is increased by the pH value remains constant. So remains constant. बेटा अगर pH घटाओगे तो क्या होगा? छोटी pH पे HOCl है, बड़ी pH पे क्या मिलता है हमें? हाइपोक्लोराइट आयन मिलता है। So it is not dependent upon pH value, गलत है। is increased by increase in pH value, गलत है। remains constant, गलत है। reduced, क्यों? क्योंकि हाइपोक्लोरस एसिड 80 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होता है किससे? हाइपोक्लोराइट आयन से। तो पीएच के बढ़ने से रिएक्शन कहाँ जाती है? आगे जाती है। पीएच के घटने से रिएक्शन कहाँ जाती है? पीछे जाती है। क्लियर है पूरी कहानी? हैज एवरीवन नोटेड? चलिए सफिशिएंट है आज के लिए, काफी सवाल कर लिए, बाकी अब कल करते हैं। रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। वंस अगेन, हाइपोक्लोरस एसिड डिसोसिएट कर जाता है हाइपोक्लोराइट आयन के अंदर एट पीएच ऑफ मोर देन 7, और हाइपोक्लोराइट आयन की इफेक्टिवनेस 80 गुना कम होती है हाइपोक्लोरस एसिड से। तो अगर पीएच छोटी हुई, हाइपोक्लोरस एसिड रहेगा पानी में, तो इसका मतलब एफिशिएंसी क्लोरीनेशन की ज्यादा निकल के आएगी। एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीनेशन कम्स आउट टू बी मोर। तो इट इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीज इन पीएच। पीएच बढ़ाओगे हाइपोक्लोराइट आयन बनेगा, इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। चलिए